चैप्टर 73। अब आगे। कुछ घंटे बीत चुके थे अनवी को हवेली आए हुए। रात के 9 बजे सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी पीछे से शुभ की आवाज आई, एक प्लेट मेरी भी लगाना। अंशी ने शुभ को छेड़ते हुए बोला, क्या जीजू 2 घंटे भी दी के बिना नहीं रह पाए? सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। अनवी थोड़ा शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। शुभ कुर्सी खींचकर अनवी के बगल में बैठ गया और बोला, क्या करूं? कोई इतना याद आ जाए तो खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। सब हंस पड़े। रणधीर चौधरी ने प्यार भरे अंदाज में कहा, शुभ, अब तू हमारी अनवी की जिम्मेदारी है, संभालना इसे। ये बहुत भावुक है और दिल से सोचती है। शुभ ने सम्मान से सिर झुका कर कहा, जी दादू, अब ये मेरी जान है और मैं इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अनवी की आंखें नम हो गईं, पर मुस्कान नहीं टूटी। नीति बोली, हाय हाय जमाई जी, मीठी मीठी बातें तो कोई आपसे करना सीखे। आशी ने सभी को डिनर सर्व किया। अंशी बोली, जीजू इतनी दूर आए ही है तो दी को अपने हाथों से खिला दीजिए। शुभ ने प्लेट में से एक निवाला अनवी की तरफ बढ़ाया। चखो जरा, तुम्हें पसंद आएगा। अनवी ने मुस्कुराते हुए मना किया, नहीं, सबके सामने नहीं। सिमरन जी बोली, तुम दोनों का ये प्यार सा रिश्ता हमसे छिपा कहाँ है, खा लो बेटा। सब फिर हंस पड़े। शुभ ने प्यार से अनवी के होंठों के पास निवाला लाकर कहा, अब तो खा लो। सबकी परमिशन भी मिल गई। अनवी ने हल्के से उसका हाथ पकड़कर निवाला खा लिया। वो पल जैसे हवेली की दीवारों में एक मीठी याद बनकर बस गया। खाना खत्म हुआ तो सिमरन जी ने कहा, अब थोड़ा आंगन में चलो सब, ठंडी हवा अच्छी लग रही है। सब बाहर चले गए, लेकिन अनवी और शुभ वहीं थोड़ी देर के लिए रुक गए। अनवी ने धीमे से कहा, थैंक यू आने के लिए। अनवी बाहर आंगन में चली गई। इसके पीछे शुभ भी। पूरा परिवार घेरा बनाए आंगन में बैठा। रत्न देवी अपने कमरे की बालकनी से देख रही थी, खुशी से नहीं चिढ़ से। करण ने शुभ से कहा, बेटा आज रात यहीं रुक जाओ। शुभ ने मना करते हुए कहा, डैड, नहीं डैड, हम निकलते हैं, देर हो जाएगी। आशी पीछे से बोली, देर तो अभी भी हो चुकी है, कल सुबह ही चले जाना, हम भी कुछ समय अपनी बेटी के साथ बीता लेंगे। रणधीर चौधरी भी बोले, रुक जाओ बेटा। शुभ ने धीरे से सिर झुका लिया, ठीक है दादू, आज रुक जाते हैं। करीब आधे घंटे बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, सिमरन जी ने जाते जाते अनवी के सर पर हाथ रख कहा, बेटा खुश रहो हमेशा, और शुभ, मेरी बच्ची का ध्यान रखना। शुभ ने हाथ जोड़कर कहा, जी बड़ी दादी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। कमरे में लौटकर अनवी ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, पर आज लग रहा है जैसे मैं सच में अपने घर में हूँ। शुभ ने उसके कंधे पर हाथ रखा, घर वो नहीं होता जहाँ तुम पैदा हुई, घर वो होता है जहाँ तुमसे सब सच्चा प्यार करें, और आज मैंने देखा कि यहाँ सब करते हैं। अनवी की आंखें नम हो गईं। हाँ, और शायद अब मैं समझ पाई कि रिश्तों की असली गर्माहट क्या होती है। शुभ मुस्कुराया, चलो अब इतना इमोशनल मत हो जाओ, वरना अंशी कल फिर छेड़ेगी। दोनों हंस पड़े। कमरे के बाहर हवेली की गलियों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी, और अंदर दो दिलों के बीच एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। अगली सुबह, सुबह की हल्की सुनहरी धूप चौधरी हवेली के आंगन में बिखर रही थी। हवा में ताजा पराठों की महक और सिमरन जी की आवाजें घुली हुई थी। अंशी बेटा, जरा जूस भी रख दो टेबल पर, और बेटा शुभ, ये आलू के पराठे जरूर चखना, खुद बनवाए हैं मैंने। डाइनिंग टेबल के चारों ओर सभी अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे। रणधीर चौधरी अखबार में डूबे थे, जबकि नीति जी अनवी को एक मां जैसी नजरों से निहार रही थी। शुभ ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी दादी, आप मुझे इतना मत खिलाए, वरना करते समय सो ही जाऊंगा। सिमरन जी ने पलट कर कहा, अरे बेटा, जमाई राजा भूखे नहीं जाते हमारे घर से। जब तक प्लेट खाली दिखेगी, तब तक पराठा चलता रहेगा। सभी हंस पड़े। घर के माहौल में एक अजीब सी अपनापन भरी गर्मी थी, जैसे वर्षों बाद कोई खालीपन भर गया हो। नाश्ते के बाद जब सब बाहर ड्राइववे की ओर निकले, शुभ की कार तैयार खड़ी थी। सवेंस कार के डिक्की में ढेर सारे गिफ्ट्स रख रहे थे, मिठाई के डिब्बे, सूट, सजावट की चीजें, कुछ सिल्क के कुर्ते और चौधरी हवेली के बने हुए अचार तक। शुभ ने हैरानी से देखा, बड़ी दादी, इन सब की क्या जरूरत थी? नीति जी ने ठिठोली करते हुए कहा, हाय हाय जमाई जी, जरूरत नहीं, रिवाज कहते हैं इसे। हमारी बेटी का घर खाली नहीं रहना चाहिए। अब वो जो भी है, हमारे घर की शान है। शुभ हल्के से मुस्कुराया, लेकिन इतनी सारी चीजें। आशी ने बीच में बात काटी, ये सब छोटा सा रिश्वत समझ लो,
ताकि हमारी बेटी का ध्यान हमेशा ऐसे ही रखो जैसे आज रखा है। शुभ ने झुककर एक एक कर सभी के पैर छुए। सबने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। रणधीर चौधरी बोले, खुश रहो बेटा, और जो भी करो अपनी अन्वी को मुस्कुराता रखना, वो मुस्कुराती है तो पूरा घर जगमगा उठता है। अन्वी की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने सबको गले लगाया, नीति जी, सिमरन जी, अंशी, निशी, सभी को। फिर वो आखिर में आशी और करण के सामने पहुंची। थोड़ी देर वो बस खड़ी रही, कुछ कह नहीं पाई। आशी ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाए, अन्वी, सच जानकर भी हमें खुद से दूर क्यों कर रही हो बेटा? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ वो वक्त की साजिश थी। अन्वी की आंखें झुक गईं, आंसू पलकों से फिसल कर गिरने लगे। आशी ने उसका चेहरा ऊपर किया, प्यार से माथा चूमा और कहा, माँ का प्यार कभी सवाल नहीं करता, बस महसूस होता है। अन्वी का गला भर आया, सॉरी मॉम, सॉरी डैड, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। करण ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपने सीने से लगा लिया। ऐसा मत कह अन्वी, मेरी बेटी सबसे बेस्ट है, सबसे अलग, और अगर कभी गलती की भी तो उस गलती में भी उसका दिल साफ था। हवेली के बाहर हल्की हवा चल रही थी। पत्ते झूम रहे थे जैसे उस भावनात्मक पल को मौन आशीर्वाद दे रहे हों। अन्वी ने सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर शुभ की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब हल्का सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। शुभ ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। कार स्टार्ट हुई। सभी चौधरी परिवार के सदस्य पोर्च के सामने खड़े थे, विदा करते हुए हाथ हिला रहे थे। आशी और करण सबसे आगे खड़े थे, मुस्कुराते हुए, पर आंखों में नमी लिए। जैसे ही कार ने हवेली की सीमा पार की, अन्वी ने पीछे मुड़कर देखा। वो हवेली अब भी वही थी, लेकिन उसे लगा, आज पहली बार उसने अपने अतीत से सच्चे अर्थों में सुलह कर ली है। विराज के घर लौटते वक्त शुभ ने धीरे से कहा, अन्वी, अब तुमने पीछे मुड़ना छोड़ दिया ना? अन्वी ने खिड़की के बाहर नजरें टिकाए हुए कहा, अब नहीं शुभ, अब जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ रहकर ही तय करूंगी। शुभ मुस्कुराया, बस यही सुनना था। कार शहर की सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, पीछे रह गई वो हवेली, जहां दर्द और अपनापन दोनों एक साथ बसे थे। और आगे खुला रास्ता था, नई सुबह, नए रिश्तों और नई उम्मीदों का। चैप्टर 74। अब आगे। हवेली से निकले कुछ ही मिनट हुए थे। रास्ते पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन कार के भीतर एक अजीब सी चुप्पी पसरी थी। अन्वी खिड़की के बाहर देख रही थी, खेत, रास्ते और पेड़ों के बीच से गुजरती सड़क पर जैसे उसका मन भी बह रहा था। शुभ गाड़ी चला रहा था, पर उसकी आंखें किसी और सोच में उलझी थीं। अचानक उसने कहा, अन्वी, सोना से मिलने चलते हैं। अन्वी ने उसकी ओर देखा, थोड़ा चौंकते हुए बोली, सोना से? लेकिन अचानक क्यों शुभ? शुभ ने गहरी सांस ली। बस मिलना चाहता हूँ उससे। मुझे बस एक बार देखना है, प्लीज मना मत करना। अन्वी ने उसकी बेचैनी देखी, वो समझ सकती थी कि यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि कुछ अधूरा सा एहसास था जो शुभ के मन में कई दिनों से ठहरा हुआ था। उसने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, चलो, मैं तुम्हें अंश के घर का पता बता देती हूँ। रास्ते भर शुभ खामोश रहा। कभी वो शीशे में खुद को देखता, कभी स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपाता, जैसे दिल की धड़कनों का हिसाब रख रहा हो। अन्वी ने महसूस किया, शुभ की सांसें भी अब कुछ भारी हो रही थी। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक सुंदर, 2 मंजिला घर के सामने रुकी। शुभ ने गहरी सांस ली और बोला, यही है न? अन्वी ने सिर हिलाया, हाँ, यही। शुभ ने बेल दबाए। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और सामने निया थी, हमेशा की तरह अपने मुस्कुराते, नटखट अंदाज में। पर आज उसकी मुस्कान के पीछे एक झलक हैरानी की भी थी। ओए होए, निया बोली, ये सूरज कहाँ से निकला है आज? हमारे घर शुभ जी खुद चले आए। शुभ ने हल्की मुस्कान दी, बस ऐसे ही मिलने का मन हुआ। अंदर आओ, अंदर आओ, नेहा ने हंसते हुए कहा और दोनों को लिविंग एरिया में बैठाया। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखें कमरे के कोने कोने को टटोल रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। नेहा ने नोटिस किया। वो मुस्कुराए और बोली, अरे शुभ बेटा, इतनी बेचैनी से क्या ढूंढ रहे हो? कुर्सी पर कांटे तो नहीं है ना? अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नेहा मासी, ये तो सोना को ढूंढ रहे हैं। नेहा ने एक पल को आंखें चौड़ी की। सोना को? क्यों? अन्वी ने सहजता से जवाब दिया, शुभ को उससे मिलना है, बस ऐसे ही। नेहा थोड़ी देर तक शुभ के चेहरे को देखती रही, वहां एक अजीब सी तड़प थी, एक अधूरी कहानी का भाव, जैसे किसी पुराने रिश्ते का छूटा हुआ पन्ना सामने आ गया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, सोना ऊपर है।
आराम कर रही थी। बुला दून? शुभ ने बिना झिझके कहा। हाँ, प्लीज। नेहा ने सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ गई। अब कमरे में सिर्फ शुभ और अनवी थे। अनवी ने धीरे से कहा, शुभ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बात है? शुभ ने गहरी सांस ली, नजरें नीची करते हुए बोला, अनवी, कुछ अधूरा रह गया था। कभी सोचा नहीं था कि सोना की याद इतनी चुभेगी। मैं बस उसे देखना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि क्यों मैं उसे लेकर इतना बेचैन हूँ। अनवी चुप रही। वो शुभ की आंखों में देख रही थी, वहां सिर्फ एक ईमानदार सुकून की तलाश थी, कोई छुपा इरादा नहीं। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। सोना नीचे उतर रही थी, सफेद सूती ड्रेस में, बाल हल्के खुले, चेहरे पर वही शांति जो पहले हुआ करती थी। उसने शुभ को देखा, कुछ पलों के लिए दोनों की नजरें मिली। दोनों के बीच समय जैसे थम गया हो। सोना को सीढ़ियों से उतरते देख शुभ अनायास ही खड़ा हो गया। उसके पैरों में जैसे जमीन नहीं रही, दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, आंखों में एक चमक और गहराई दोनों साथ लिए। सोना की नजरें कुछ पल के लिए उससे मिली और फिर अचानक वह एक कदम पीछे हो गई, जैसे किसी पुराने दर्द को पहचान गई हो। शुभ ने कांपते स्वर में कहा, सोना। उसके होंठ सूख गए थे, पर आंखें भर आई थीं। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। उसकी उंगलियां धीरे से उठी, बस उसके चेहरे को छू लेने के लिए। लेकिन सोना ने हल्के से सिर झटक कर अपने बालों को चेहरे के आगे कर लिया और पीछे हट गई। अंश जो ऊपर से उतर रहा था, ये सब देख रहा था। वो मुस्कुराया, एक समझदार मुस्कान जो स्थिति को हल्का कर दे। उसने धीरे से सोना की बांह थामी और हंसते हुए कहा, सोना, ये हीरो जीजू हैं, तुम्हें चोट नहीं देंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोना ने अंश के कंधे के पीछे से झांका। उसकी बड़ी बड़ी आंखें शुभ को देख रही थी, मासूमियत से भरी हुई, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा के साथ। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे किसी बच्चे को किसी पुरानी चीज की याद आ गई हो। अंश ने इशारे से उसे आगे बढ़ाया। चलो, इनसे मिलो। शुभ ने झुककर बहुत नरमी से कहा, सोना, मेरी दोस्त बनोगी? कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। सोना ने कुछ सोचा, फिर अपनी उंगलियों को होठों पर रख जैसे सोच में पड़ गई। फिर हल्के से बोली, सोना दोस्त बनाएगी तो तुम मुझे चॉकलेट दोगे? शुभ की आंखों में एक चमक लौटी। वो हल्का सा हंसा, सिर हिलाया। जरूर दूंगा। अंश और निया दोनों मुस्कुरा दिए। शुभ ने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। तो दोस्त? सोना ने कुछ पल के लिए अंश की तरफ देखा, फिर शुभ की तरफ। उसने धीरे धीरे अपना नन्हा सा हाथ शुभ के हाथ में रख दिया। शुभ ने उसके हाथ को थामा, बस एक पल के लिए, पर उस पल में जैसे पूरा समय थम गया। उसकी उंगलियों के स्पर्श से एक अजीब सी दस्तक शुभ के दिल में गूंजी, जैसे कोई बहुत अपनों जैसा एहसास भीतर तक उतर आया हो। वो एहसास इतना गहरा था कि शुभ के मन ने अनजाने में कह दिया, ये सोना क्यों इतनी अपनी सी लगती है। चैप्टर 75। अब आगे, क्यों इतनी अपनी सी लगती है। सोना मुस्कुराई और बोली, अब तुम सोना को चॉकलेट दोगे, फिर खेलेंगे। अंश हंसते हुए बोला, अरे वाह, तुम्हारी नई दोस्ती तो शुरू हो गई। शुभ और अनवी मुस्कुराते हुए वहीं रुक गए। सोना अंश के पास से निकलकर सीधे शुभ के बगल में जा बैठी, इतनी सहजता से जैसे वो बरसों से उसे जानती हो। कुछ देर बाद सोना सोफे पर कूदने लगी। शुभ ने हिचकिचाते हुए उसे संभाला। अरे धीरे, गिर जाओगी। सोना बोली। नहीं, सोना नहीं गिरेगी, हीरो है न, पकड़ लोगे। शुभ के चेहरे पर हल्की हंसी आई, लेकिन उसके दिल में एक अनकहा बोझ भी था। उसने सोचा, इतनी मासूमियत कैसे हो सकती है, और क्यों लगता है जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। अनवी उसे देख रही थी, उसकी आंखों में कोमलता थी, पर कहीं गहराई में एक बेचैनी भी। वो जानती थी शुभ के मन में क्या चल रहा है। उसने हल्के से कहा, सोना बहुत प्यारी है न? शुभ ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत। अंश ने आगे बढ़कर बोला, जानते हो शुभ, सोना तुम्हारे आने से पहले थोड़ी चुप थी, लेकिन जैसे ही तुम्हें देखा, अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद उसे भी लगा कोई अपना आया है। शुभ ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, हाँ, शायद। हंसते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है? शुभ बोला, शुभ, मतलब शुभ काम करने वाले? सोना ने भोलेपन से पूछा। शुभ हंसा, हाँ, शुभ काम करने वाला। सोना फिर बोली, तो फिर आज सोना को चॉकलेट दिलवाने का काम करो, वो भी बड़ा वाला। सब जोर से हंस पड़े। कमरे का माहौल अचानक हल्का हो गया, लेकिन शुभ के भीतर कुछ बदल गया था। जब उसने सोना की आंखों में देखा, वहां उसे वही चमक दिखी,
जो कभी उसके अपने बचपन के सपनों में होती थी। वो नजरें, वो मासूम हंसी, कुछ तो बहुत गहरा जुड़ गया था। रावल मेंशन। कमरे की खिड़की से चांदनी धीमी धीमी टपकती हुई आती थी, पर्दे के फाबों पर सिल्वर जैसी धवल परत छोड़ती। कमरे के कोने में रखी छोटी सी मेज पर मोबाइल की स्क्रीन नाजुक नीली रोशनी फैला रही थी। सिद्धि बिस्तर के किनारे बैठी थी, उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। जले हुए निशान ने उसके चेहरे को रंग रूप दोनों से अलग बना दिया था, पर आंखों की चमक, ठंडी और निश्चित, पूरे चेहरे को और घातक बनाती थी। मोबाइल में वो आवाज थी उसके अंकल की, जिसकी हंसी में हमेशा कुछ कड़वा और कुछ शीतल मिलता था। उसकी बातों में खून की प्यास थी, और हर शब्द किसी पुराने जख्म का नमक। तुम्हें पता है ना क्या करना है, वह बोला, आवाज में उभरी हुई कठोरता जैसे कमरे की दीवारों पर गूंज रही हो। सिद्धि ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। उसका स्वर शांत था पर उसकी धड़कन आग की तरह तेज। फिक्र मत करो अंकल, जो दर्द रावल परिवार ने आपको दिया है, मैं दुगुना करके दूंगी। अंकल की सिहरन गहरी हुई। उसकी आधी जली हुई शक्ल पर जो उबर आई हुई थी, गहरी लकीरें, कुछ हिस्से में अंगारा जैसा दिखता मांस अंधेरी रोशनी में और भी भयानक। पर वह संतुष्ट था। यही बात अच्छी लगी मुझे। याद रखना, अब कोई नरमी नहीं। भावनाएं कमजोरियां हैं, और कमजोरियों में पनपते ही इंसान हार जाता है। सिद्धि ने उसकी आवाज सुनी, पर आंखें चिरकालिक खामोशी से भरी हुई थी। उसने फोन पर जगह बदलते हुए कहा, मैं समझती हूँ, और मैं हर उस कड़ी को काट दूंगी जो इस परिवार को जोड़ती है। कॉल करते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सिद्धि ने गहरी सांस ली और पलटकर शीशे के सामने आकर ठहर गई। शीशे में जो चेहरा दिख रहा था, वह अद्भुत तरह का था, न कोमलता, न ही क्षमा, सिर्फ एक उद्देश्य। उसकी उंगलियां लगातार खुलती और बंद होती, मानो किसी अदृश्य डोर को कस रही हों। यादों के वह पुराने रात रेखा जैसे फ्लैशबैक उसके दिमाग में उमड़े। माँ की कमजोर हंसी, झूठे वादों की गूंज, और उस रात का धुआं जिसमें सब कुछ राख हो गया था। और उस राख के नीचे छुपा वो व्यक्ति जिसे उसने बचपन में रूपहला, पर अब जलाया देखा न्याय की भूख के साथ। कैफे में उस शाम फिर वही सीट खाली थी, वही कोना जहां से अंशी अक्सर दरवाजे की ओर देखती थी, इस उम्मीद में कि सारांश लौट आएगा। वो हर दिन, हर शाम वहां आती, एक कॉफी ऑर्डर करती और उस खामोशी में खुद से बातें करती। आज भी वही हुआ। बारिश थमी थी, पर सड़क पर नमी अब भी थी। कैफे की खिड़की पर गिरती हर बूंद अंशी के इंतजार को और लंबा करती जा रही थी। अचानक सामने वाली कुर्सी खिसकी। अंशी ने सोचा, शायद सारांश। पर सामने अरमान बैठा था। वो शांत नजर से बोला, तुम आज भी उसी का इंतजार कर रही हो ना? अंशी ने उसकी ओर देखा, फिर नजरें झुका ली। अगर मैं हाँ कहूं तो? अरमान ने कॉफी कप में चम्मच घुमाते हुए कहा, तो मैं पूछूंगा, तुम सारांश के पीछे क्यों भाग रही हो अंशी? तुम जानती भी हो वो कौन है? अंशी के भीतर एक अजीब सा ठहराव आया। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, आपको क्या मतलब है मेरे बारे में जानने का अरमान? आप उसके दोस्त हैं, तो उसके बारे में बात करने का हक आपको नहीं देता। अरमान ने लंबी सांस ली। उसकी आवाज में एक थकान थी। अगर तुम सच में उसे जानना चाहती हो, तो बैठो। अंशी के कदम रुक गए। वो पलटी, आंखों में सवाल थे। क्यों? अरमान ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझो। उससे दूर मत जाओ, लेकिन पहले ये जान लो कि वो कौन है। अंशी धीरे से बैठ गई। अरमान की आवाज अब भारी हो चुकी थी। जो कुछ तुम्हें दिख रहा है, वो सिर्फ एक चेहरा है अंशी। उसके पीछे बहुत कुछ है, दर्द, झूठ, और एक ऐसा सच जो शायद तुम बर्दाश्त न कर सको। अंशी ने धीरे से कहा, मैं डरती नहीं हूँ अरमान। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्यों वो अपने आसपास दीवारें खड़ी कर लेता है। क्यों किसी को पास नहीं आने देता?